भरोसा करके क्या पाएगा, मरने से पहले मर जाएगा। सुनिए गाना काम आएगा, बस खाने पीले जीले क्योंकि जिंदगी है शॉर्ट। अरे रे पगले फिकर नॉट, अरे रे पगले फिकर नॉट, अरे रे पगले फिकर नॉट, अरे रे पगले फिकर नॉट। जो भी होगा होने दे, होने दे, होने दे, अरे पगले। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर माधव फिर से आज आपके सामने हाजिर हूँ। आज एक नई रेमेडी के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही डरावनी मेडिसिन है। एक्चुअली मेडिसिन डरावनी नहीं है, पर इसका जो पर्सनैलिटी है, जो पेशेंट आपके सामने आएगा तब आपको उसके हर एक चीज़ में आपको डर दिखेगा, उसके जेस्चर्स में, उसके बात करने के तरीके में। तो चलिए शुरू करते हैं मेडिसिन। ये एक 19 ईयर ओल्ड मेल का केस है, जो कि एक स्टूडेंट थे और उनको पिछले 1-1.5 साल से IBD उनके था, और जो कि अब धीरे धीरे विद टाइम वो अल्सरेटिव कोलाइटिस में कन्वर्ट हो गया था। तो उनको प्रेजेंट कंप्लेंट्स थी कि उनको स्टूल की फ्रीक्वेंसी थी 4 to 5 टाइम्स अ डे, और थोड़ी बहुत ब्लीडिंग भी होती थी, पेन होता था, उनका वेट लॉस हो रहा था विद टाइम। हमारे पास आने से पहले उन्होंने इसके लिए एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया था 6 महीने तक, तो जिसमें उनके स्टेरॉइड्स चले थे स्टार्टिंग के। डॉक्टर्स ने कहा था कि आपको 3 मंथ्स तक लेना पड़ेगा, पर 3 मंथ्स के बाद में ब्लीडिंग इनकी रुक गई थी, चीज़ें सही थी, कंट्रोल थी। फिर डॉक्टर्स ने कहा कि नहीं, आप 3 मंथ्स और कंटिन्यू करिए। तो इनके करीब 6 महीने तक स्टेरॉइड्स चले, और जैसे इन्होंने फिर 6 महीने बाद मेडिसिन बंद कर दी, उसके 1 महीने तक सब सही था, लेकिन 1 महीने बाद फिर से इनकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और वही कंप्लेंट फिर से इनकी होने लगी सब। तो ये हमारे पास आए, तो ये एक्चुअली मेरे इनिशियल डेज ऑफ क्लिनिक का केस है। उस टाइम मैं अपने फादर के साथ में प्रैक्टिस करता था, और मेरे फादर भी होम्योपैथ हैं, तो उनके साथ में मैं एक तरह से मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, आप मान लीजिए। तो ये तब का केस है। बहुत ही मज़ेदार केस है और बहुत ही कंफ्यूजिंग और एक ट्रिकी केस था ये, क्योंकि उस टाइम पे मतलब मैंने सोचा नहीं था कि इस बंदे की ये मेडिसिन हो सकती है। तो ये मैं इनको ऑब्ज़र्व करता था कि इनकी मेडिसिन चलती थी, तो ये 2-3 बार शायद पहले ये मेडिसिन लेके गए थे, पर इनको ऐसा कोई इतना रिलीफ नहीं था। तो ये आते थे और आके इनका रहता था कि आते सीधा प्रणाम और धोख खाते थे, है ना, आशीर्वाद लेते थे। तो ये चीज़ मैं देखी, इनकी ऑब्ज़र्व करी। और दूसरा ये कि ये हमेशा मेडिसिन, जैसे 1 हफ्ते की या 10 दिन की, जितने भी दिन की मेडिसिन ले जाते थे, उससे 2-3 दिन पहले ही आ जाते थे। तो ये चीज़ मैं नोट कर रहा था मैं कि यार पेशेंट ये जितने भी दिन की मेडिसिन ले जाता है उससे पहले ही आ जाता है। तो ये एक पॉइंट था। फिर 2-3 इनके प्रेस्क्रिप्शन गए, पर इनको ऐसा कोई रिलीफ नहीं था। तो हमने सोचा केस टेकिंग एक बार फिर से करते हैं, केस टेकिंग करते हैं। तो केस टेकिंग हमने स्टार्ट करी। मैंने पूछा कि ठीक है, बताइए आप क्या क्या दिक्कत है। तो उन्होंने सबसे स्टार्टिंग में अपना फ़ोन निकाला बिना कुछ बात करे और मेरे को फ़ोटो दिखाई। तो उसमें उनके वो स्टूल की फ़ोटो थी, लैट्रिन की, जिसमें कि मतलब मुझे उस टाइम देख के काफ़ी मन अंदर ही अंदर बहुत हंसी आई, पर मैं साथ में उसको एक मेडिसिन मेरे दिमाग में चल रही थी कि हाँ भाई, ये बंदा क्या हो सकता है। तो वो उन्होंने फ़ोटो दिखाई, उसमें थोड़ा बहुत ब्लड था और 1-2 ड्रॉप्स ब्लड के थे। वो मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग था कि भाई ये बंदा ही फ़ोटो मुझे क्यों दिखा रहा है, ऐसी चीज़ क्यों दिखा रहा है। पर ठीक है, साथ ही साथ मैं पैरेलल मेरे माइंड में मेडिसिन भी चल रही थी। तो मैंने पूछा कि ठीक है, आप बताइए अब इस सब को लेके आपको क्या कंसर्न रहता है। तो वो बोले कि सर ऐसा है कि मैं अभी मेरे 1 महीने बाद एग्ज़ाम है, और अभी ये मैं इसी तरह से 5-6 बार दिन में जाता रहूँगा, स्टूल जाता रहूँगा, तो मेरी एक तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, दूसरा कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर एग्ज़ाम के टाइम पे अगर ऐसी दिक्कत होगी तो आप बताइए कैसे मैं मैनेज करूँगा। अगर ठीक है, फिर मैंने पूछा कि चलो आप स्टार्टिंग से बताइए, आपकी कंप्लेन कैसे स्टार्ट हुई, क्या क्या थी दिक्कत, स्टार्टिंग से बताइए। तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जिम ज्वाइन करा था, वेट उनका काफ़ी कम था, तो वेट गेन करने के लिए उन्होंने जिम स्टार्ट किया था। और जिम करते करते उनका करीब 10 किलो उन्होंने वेट गेन कर लिया था। उनका वेट 65 समथिंग था जिम करते टाइम। और फिर मतलब किसी कारण से वो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए जिम को, पर जो डाइट थी वो डाइट वो कंटिन्यूसली ले रहे थे अभी भी, है ना, डाइट उनकी चालू थी, पर वो जिम नहीं कर रहे थे। तो ऐसा उन्होंने मतलब उनका मानना था कि मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जो डाइट में ले रहा था हैवी, और जिम मैं कर नहीं रहा था, तो ये उसकी वजह से मेरे धीरे धीरे ब्लीडिंग स्टार्ट हुई। और मुझे ऐसा लगता था कि भाई अंदर कुछ घाव जैसा हो रहा है,
जिसमें से ये सब दिक्कत हो रही है। तो फिर मैंने ट्रीटमेंट लिया, आगे का आपको सब पता है। मैं ठीक है। तो फिर मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि मैंने ये चीज़ हर बार आपकी ऑब्ज़र्व करी कि आप जैसे मेडिसिन जितने भी दिन की होती थी आप उससे पहले ही आ जाते थे। तो उन्होंने बोला कि हाँ वो तो मैं समझ नहीं पाया था कि लेनी कैसे होती है मेडिसिन, तो मैं इसलिए थोड़ा सा जल्दी ख़त्म करके आ जाता था। फिर मैंने उनसे क्वेश्चन पूछा कि चलिए ठीक है, अब इसको लेकर आपको क्या स्ट्रेस रहता है, ये बताइए, मन में आपको कंसर्न क्या रहता है इसको लेकर ज़्यादा। तो वो बोले कि ऐसा तो सर कंसर्न तो रहता तो नहीं है, पर कुछ कंसर्न वाली बात है क्या, कुछ टेंशन वाली बात है क्या ज़्यादा। मैं कहा नहीं, मैं टेंशन वाली बात नहीं है, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए आपको कुछ टेंशन रहती है इसको लेके। बोले नहीं सर टेंशन रहती तो नहीं है, पर आप ऐसा बार बार पूछ रहे हैं, कुछ टेंशन वाली बात है क्या। तो मैंने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये हमारे केस टेकिंग का पार्ट होता है, तो इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ। तो ये केस था। अब हमने उनको पूरा एनालाइज करके हमने यहाँ पे 4 रूब्रिक लिए और उनके बेसिस पे हमने इनको मेडिसिन दी। तो पहला रूब्रिक था लाइट डिज़ायर फॉर, क्योंकि जिस तरह से ये अपनी मेडिसिन ख़त्म होने से पहले ही, पिछले 1-2 टाइम से मेडिसिन ख़त्म होने से पहले ही आ जाते थे, तो ये यहाँ पे हमने रूब्रिक लिया लाइट डिज़ायर फॉर। दूसरा रूब्रिक लिया हमने नाइव, कि जिस तरह से उन्होंने स्टार्टिंग में ही केस टेकिंग के अपनी वो फ़ोटो दिखाई थी मुझे स्टूल की, ये उनकी नाइवनेस को शो करता है। तीसरा रूब्रिक हमने लिया एंग्जाइटी डार्किंग, और चौथा रूब्रिक लिया अफेक्टेशन। अफेक्टेशन इसलिए क्योंकि जब उनसे पूछा कि भाई आपको इसके बारे में कोई स्ट्रेस है, कोई कंसर्न है, तो उन्होंने बोला कि नहीं कंसर्न तो नहीं है, पर कोई स्ट्रेस, कोई चिंता करने वाली बात है क्या। तो उनके जो हाव भाव थे हमारे सामने जब वो बैठे हुए थे, तो वो दिख रहा था साफ, एकदम विजिबल था कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है इंसान, चेहरे पे उनके डर दिख रहा था। पर ये जो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं चिंता तो नहीं है कुछ, पर कोई चिंता वाली बात है क्या, तो ये उनके अफेक्टेशन को शो करता है। तो इन 4 रूब्रिक्स के बेसिस पे हमने उनको स्ट्रेमोनियम 200 का एक डोज दिया और फिर 1 हफ्ते का उनको सेक्लेट दे के हमने भेजा। तो उसके 1 हफ्ते के बाद जब वो आए, तो उनकी जो स्टूल की फ्रीक्वेंसी थी, वो जो पहले 5 टाइम्स अ डे थी, वो अभी 2 टाइम्स अ डे हो गई। पर ब्लड और म्यूकस अभी भी आ रहा था, पहले से कम था पर अभी भी आ रहा था। तो हमने उनको 1 हफ्ते का फिर से सेक्लेट दे के भेजा। उसके 1 हफ्ते बाद जब वो आए, तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी थी, जो 2 टाइम्स अ डे हो गई थी, वो फिर से अभी बढ़ गई थी, 5 टाइम्स अ डे हो गई थी। और वो फिर से ब्लीडिंग और म्यूकस जो बीच में इरेगुलर थी, पर वो अब और ज़्यादा बढ़ गई थी ब्लीडिंग। और फिर से उनके पहले जो स्टार्टिंग में कंडीशन थी, वही कंडीशन अब फिर से हो गई थी। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हुए कि यार ये क्या हुआ, ऐसे कैसे हुआ। तो फिर से हमने केस टेकिंग करने का सोचा, पर अब की बार मुझे एक पूरी केस टेकिंग के टाइम मैंने एक चीज़ अब की बार नहीं ऑब्ज़र्व करी कि जो पहले जब इनसे केस टेकिंग करी थी, उस टाइम पे ये एकदम डरे हुए और वो चीज़ इनकी क्लियरली विजिबल थी। पर अब की बार ये उतना डरे हुए, ये वो चीज़ें इनके अंदर दिख नहीं रही थी, ये रिलैक्स लग रहे थे। तो मैंने डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन करा, मैं क्या पहले तो मुझे ऐसा लगा था आपको देख के कि बंदा बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, पर अब की बार ऐसा कुछ मेरे को लग नहीं रहा। तो इन्होंने बोला कि सर अब इतने टाइम से ये दिक्कत है ना, और मेडिसिन भी ले रहे हैं, ठीक है, अब ये हो रही है तो अब इसकी आदत सी पड़ गई है, तो अब डर वाली तो कोई बात है नहीं, अब मेडिसिन ले ही रहे हैं, ठीक है, अब सही होगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो ये उन्होंने आंसर किया। तो यहाँ पे फिर मुझे लगा कि नहीं, मेडिसिन शायद अपनी सही है, अब मेंटली रिलैक्स हो गए, तो हमें इसको कंटिन्यू करना चाहिए। तो हमने वहाँ पे फिर 1 हफ्ते का इनको फिर से सेक्लेट दे के भेजा, और 1 हफ्ते के बाद ये आए, तो इनके जो फ्रीक्वेंसी थी वो कम हुई थी, पर ब्लीडिंग और म्यूकस अभी भी चालू था। तो फिर हमने सोचा कि अब पोटेंसी इंक्रीज़ करनी चाहिए, और हमने स्ट्रेमोनियम 100 का 1 mg का एक डोज दिया, और उसके बाद फिर इनको 20 डेज़ का सेक्लेट दे के भेजा। तो इसके बाद जब ये आए, तो ये बोले कि सर अब की बार ऐसा था कि पिछले 1-1.5 हफ्ते से ऐसा था कि ब्लीडिंग एक दिन होती थी, एक दिन नहीं होती थी, और म्यूकस तो अब बहुत कम है, और ब्लीडिंग भी कम है, फ्रीक्वेंसी भी कम है, पर कभी ब्लीडिंग हो जाती थी, कभी नहीं होती थी, ऐसे ऑन ऑफ चल रहा था। तो हमने इनको फिर से अब साइक्लिक पे चलाया। तो ऐसे करके ये करीब 1.5-2 महीने तक ये केस चला,
और धीरे धीरे इनकी ब्लीडिंग और म्यूकस सब चीज़ें कम होती गई और ये डाइट भी इनकी सही चल रही थी, तो ये धीरे धीरे अब नॉर्मल एक उसके तरफ बढ़ रहे थे और इनको हमने सैक्लेक पे चलाया। और अभी ये लास्ट इनकी जो विज़िट थी उसमें ये आए, तब ये पूरी तरह ठीक थे और ये फीवर के लिए नई कंप्लेंट्स के लिए अब की बार आए थे। तो इनका अल्सरेटिव कोलाइटिस था वो अभी स्ट्रेमोनियम से क्योर हो चुका था। तो अभी हमने केस देखा, अब एक स्ट्रेमोनियम पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेमोनियम एज अ पर्सन कैसा होता है और वो क्लिनिक में जब आएगा या फिर आपके अगर आस पड़ोस में कोई स्ट्रेमोनियम रहता है तो वो कैसे प्रेजेंट करेगा। स्ट्रेमोनियम को अगर डिफ़ाइन करना हो कुछ वर्ड या सेंटेंस में तो वो होगा कि एक डरा मरा इंसान या फिर एक ऐसा इंसान जो कि अपने आप को ऐसी सिचुएशन में कंडीशन में देख रहा है जहाँ उसको डूबते को तिनके का सहारा जैसी फीलिंग होती है। उसको जो भी मिल जाएगा, जो भी उसको जहाँ पे भी उसको दिखेगा कि हाँ यहाँ से मैं बच सकता हूँ, वहाँ वो जाके क्लिंग करेगा, हेल्ड डिज़ायर टू बी में जाएगा। क्लिंगिंग, इसमें क्लिंगिंग चिल्ड्रन इन करके रूब्रिक है। फियर के इसमें ढेर सारे रूब्रिक मिलेंगे आपको स्ट्रेमोनियम में, जैसे कि फियर अटैक्ड ऑफ बीइंग, फियर डार्क ऑफ, फियर स्ट्रेंजर्स ऑफ, फियर न्यू सिचुएशन ऑफ, फियर इंजरी बीइंग इंजर्ड, फियर सफरिंग ऑफ। तो ऐसे बहुत सारे रूब्रिक है, इनको थोड़ा थोड़ा अपन समझते हैं। जैसे कि फियर न्यू सिचुएशन ऑफ, फियर स्ट्रेंजर्स ऑफ। तो इससे इसका मतलब ये है कि जैसे उसके लाइफ में अगर कोई ऐसी सिचुएशन आई जैसा एक्सपीरियंस उसने पहले कभी नहीं किया है, कोई भी तरह की न्यू सिचुएशन, डजेंट मैटर वॉट एवर, उससे ये इतना ज़्यादा टेरिफाइड हो जाता है, इतना ज़्यादा डर जाता है, इसको लगता है कि ये तो भाई पता नहीं क्या ऐसी पीड़ा आ गई, अब तो मैं गया, अब तो मैं ख़त्म। तो इसको एक जैसे छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूँ। एक केस चल रहा था हमारा रूमेटिज्म का, तो शी वाज अ लेडी एंड शी वाज डूइंग वेल। तो उनके क्या हुआ, मीनोपॉजल एज थी और उनके करीब 1 ईयर से उनके मेंसेस नहीं आए थे। फिर एक दिन उनके मेंसेस आए तो उनका कॉल आता है हमारे पास और बहुत ज़्यादा ऐसे डरे हुए घबराए हुए, वो उनकी आवाज़ से पता चल रहा था कि बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये पता नहीं क्या हुआ, अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, 1 साल हो गया था, सब बंद था, पर अभी अचानक से ही ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई और ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं। तो आप देखिए डॉक्टर साहब कुछ करिए, क्या हो गया पता नहीं, आप कुछ रिपोर्ट वगैरह करानी है, क्या करना है बताओ आप मेरे को, ये तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ, ऐसा पहली बार हुआ है सब। तो यहाँ पे उनको स्ट्रेमोनियम दिया और वो उनके जो भी ब्लीडिंग थी बंद होगी, नॉर्मली वो ठीक होगी। तो ये होता है फियर न्यू सिचुएशन ऑफ। अब ये स्ट्रेमोनियम एक ऐसी पर्सनालिटी है कि इसको फ़र्क नहीं पड़ता कि आप एक डॉक्टर हैं या आप किसी प्रोफेशन से हो सकते हैं, पर अगर इसको उस टाइम पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान मुझे बचा सकता है तो ये आपके पास भागा भागा आएगा। अगर आप एक डॉक्टर हैं और कोई स्ट्रेमोनियम आपके आसपास रह रहा है तो वो रात के 12 बजे भी आके आपका डोर नॉक कर सकता है और एकदम बोलेगा कि नहीं सर मेरे को तो अभी के अभी बचाइए, मेरे को दवाई दीजिए, मेरी रात कैसे निकलेगी। तो इस तरह की पर्सनैलिटी होती है स्ट्रेमोनियम। अब इसके कुछ और रूब्रिक्स देखते हैं कि डिज़ायर टू बी कैरिड शोल्डर ऑन। तो ये इतना मतलब इसके अंदर ये इच्छा रहती है कि कोई मुझे बचा ले, कैरी करे, और वो भी शोल्डर ऑन। शोल्डर ऑन से हम समझते हैं कि वो मतलब कैरी ही नहीं करना चाहता, वो बस ये चाहता है कि मैं आपके कंधे पे ही बैठ जाऊँ और आप ही अब मुझे बचाइए, मेरा बेड़ा आप ही पार कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। तो इस कदर ये डरा हुआ होता है। लाइट डिज़ायर फॉर, एंग्जाइटी डार्क इन और अफेक्टेशन, ये इसमें कॉमनली आपको क्लिनिकल हर केस में देखने को मिलेंगे कि अफेक्टेशन मतलब एक बनावटी व्यवहार। इसका हिंदी में अगर अपन देखें वर्ड मीनिंग तो होता है बनावटी व्यवहार। मतलब जैसे वो अंदर से इतना ज़्यादा, कई बार आपको हर केस में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो ऐसा दिखे, पर वो आप जब उसको ज़्यादा प्रिक करेंगे, उसको आप ज़्यादा छेड़ेंगे, उसकी बातें निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको अंदर से ऐसा दिखेगा कि भाई ये डरा हुआ तो है, पर ये कई बार उस प्रेजेंटेशन में नहीं आता, ये आपके पास अफेक्टेशन वाले प्रेजेंटेशन में भी आ सकता है जहाँ पे ये अंदर से तो बहुत डरा हुआ है पर ये आपको दिखाएगा बिल्कुल नहीं, आपको लगेगा कि नहीं नॉर्मल है पर वो अंदर से डरा हुआ रहेगा। डिज़ायर्स लाइट, क्लिंगिंग प्लस श्रीकिंग, है ना। माइंड एस्टोनिश्ड करके रूब्रिक है, क्लिंगिंग चिल्ड्रन इन वेक्स अप टेरिफाइड। तो यहाँ पे स्ट्रेमोनियम को अपन हायोसाइमस से यहाँ पे डिफरेंशिएशन इसका करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों में फियर इंजरी में दोनों मेडिसिन है।
fear injury being injured। पर हायोसाइमस और स्ट्रेमोनिया में फ़र्क ये है कि हायोसाइमस हमेशा 10 जगह पहले इंक्वायरी करेगा, 10 जगह से चीज़ें कंफर्म करेगा, उसके बाद वो आप तक आएगा। वो ऐसे ही किसी की बात नहीं मान लेगा। पर एक स्ट्रेमोनियम अगर है तो वो अपने पड़ोसी की भी मान लेगा, अपने घर में कोई और उसके अगर ये बोलेगा कि आप ये कर लो इससे आपको आराम हो जाएगा, तो वो सबकी मान लेगा। उसको बस आराम चाहिए, किसी भी तरह से उसको कोई बचा ले, उसको ये चाहिए। ये चीज़ हायोसाइमस में भी है। पर वो हायोसाइमस क्यूरियस होता है बहुत ज़्यादा, वो उसमें फियर रहता है कि मुझे कोई धोखा ना मिल जाए, उसको धोखे का डर रहता है। और यहाँ पे इसको फियर इंजरी, चोट का रहता है। मतलब चोट एक सिर्फ फिज़िकल कोई इंजरी नहीं, पर किसी भी चीज़ से जिससे उसको दिक्कत हो सकती है, जो उसको नुकसान पहुँचा सकती है, ऐसी हर चीज़ से इसको डर लगता है। रैबिट बन के कर न सके जो कछुआ बन के कर जाए